हेलो डियर फ्रेंड्स, जो अपनी टेट सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसमें तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि विशेष रूप से फिर से बनाई गई है। सॉइल साइंस के जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन रहे हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे कि जो सॉइल साइंस की यूनिट है उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन अपन यहाँ कवर करना चाहते हैं। इसलिए प्रारंभिक की जो कुछ क्लासेज है वो पर्टिकुलर में सॉइल साइंस की जो यूनिट है उसी के ऊपर तैयार कर रहा हूँ। तो ये तीसरी क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो है पहला और सबसे शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। वो है पीएच मीटर किसने खोजा था। यहां क्वेश्चन क्या है, पीएच मीटर किसने खोजा था। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो है पीएच मीटर और एक है पीएच स्केल। आपको दोनों वर्डों को ध्यान में रखकर और पढ़ना है और इसका आंसर देना है। पहला साइंटिस्ट है सोरेन पीटर लॉर्ड सोरेनसन, यानी सोरेनसन। दूसरा साइंटिस्ट है बेकमैन। थर्ड है वॉन लिविग और फोर्थ है डोकुचेव। तो आप कौन सा साइंटिस्ट इसका मानना चाहोगे पीएच मीटर किसने खोजा था। इसका सही आंसर है अर्नोल्ड बेकमैन ने। जो सोरेनसन है इन्होंने दिया था पीएच स्केल। यहां बात कर रहे हैं पीएच मीटर की। पीएच मीटर की खोज करने वाला है अर्नोल्ड बेकमैन। तो सही आंसर है अर्नोल्ड बेकमैन। चाहे पीएच मीटर हो चाहे पीएच स्केल हो, किसके बारे में बताते हैं, अम्लीयता के बारे में, एसिडिटी के बारे में बताते हैं। जो पीएच स्केल है इसकी अवधारणा दी थी 1909 में सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। जो पीएच स्केल है ये यूनिट लेस मेजरमेंट है। इस स्केल में 0 से लेके और 14 तक अंक होते हैं, और 0 से 7 के मध्य यदि पीएच की वैल्यू आती है तो वो माना जाएगा अम्लीय। 7 से 14 के बीच में आती है वैल्यू तो वो माना जाएगा क्षारीय। 7 वैल्यू आती है तो वो माना जाएगा उदासीन, न्यूट्रल। वैल्यू है 0 से 14। लेकिन नंबर की बात करूं मैं, अंकों की बात करूं तो अंक है यहाँ 15। 0 भी काउंट होगा उसमें, और 1 2 3 4 यानी कि टोटल नंबर की बात करें तो वो है 15। लेकिन वैल्यू की बात करें तो वो है 0 से 14। पीएच मीटर की खोज करने वाला है बेकमैन, लेकिन पीएच स्केल की जो अवधारणा दी है वो दी है सोरेनसन साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं। अम्लीयता 2 प्रकार की होती है। जो अम्लीय मृदाएं होती है, पहली बात तो इनमें क्या कंडीशन है, यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होती है। तो ऐसी कंडीशन को कह रहे हैं अम्लीय। कहाँ होती है, ह्यूमिड रीजन में, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा ज्यादा होती है। 2 प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लीयता और दूसरी होती है संचित अम्लीयता। यदि मृदा कणों के ऊपर हाइड्रोजन आयन है और इन हाइड्रोजन आयनों के कारण जो अम्लीयता उत्पन्न हो रही है तो ये अम्लीयता तो कहलाएगी संचित अम्लीयता कहलाएगी। और मृदा कणों के बाहर जो हाइड्रोजन आयन है जो मृदा गोल में रहते हैं, इनके कारण अम्लीयता उत्पन्न हो रही है तो वो कहला रही है सक्रिय अम्लीयता। तो यहाँ पूछा गया है मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयन, तो इसका आंसर है संचित अम्लीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं
पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं पाई जाती है? अम्लीय मृदाएं पाई जाती है आर्द्र क्षेत्र में, यानी ह्यूमिड रीजन में, जहां पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। शुष्क क्षेत्रों में जो मृदाएं पाई जाती है वो पाई जाती है क्षारीय मृदाएं, ये पाई जाती है शुष्क क्षेत्रों में। एरिड रीजन में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, सेमी एरिड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम कितना % होता है? क्षारीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? तो यहां मैं बताना चाहूंगा, जो लवण प्रभावित मृदाएं होती है, लवण प्रभावित मृदाएं होती है, ये 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। ये 3 प्रकार की होती है। पहली बात करूंगा मैं पीएच की, दूसरी बात करूंगा मैं ईएसपी की, और तीसरी बात करूंगा मैं ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इसकी यूनिट है डेसिमल प्रति साइमंस। ईएसपी की यूनिट है परसेंटेज, और पीएच की कोई इकाई नहीं होती है। लवणीय मृदाएं किनको कहेंगे? ऐसी मृदाएं जिनका पीएच मान 8.5 से कम होता है, ईएसपी 15% से कम होता है, और विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन पर मीटर से अधिक होती है, तो उसको कहा जाएगा लवणीय मृदा। इसका उल्टा कर देता हूं, 8.5 से अधिक तो है पीएच, ईएसपी है 15% से अधिक, और ईसी की वैल्यू है 4 से कम, तो ऐसी मृदा को कहा जाएगा क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान होता है 8.5 से अधिक, ईएसपी 15% से अधिक, और विद्युत चालकता 4 से अधिक, तो इसको कहेंगे लवणीय क्षारीय मृदाएं। यदि मेरे को केवल पीएच को देख के बताना हो, तो जिन मृदाओं का पीएच मान 8.5 से कम होता है वो कहलाती है लवणीय। जिन मृदाओं का पीएच मान 8.5 से 10 के बीच में होता है वो कहलाती है क्षारीय मृदाएं, और जिनका 10 से ज्यादा होता है वो है लवणीय क्षारीय मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम कितना पाया जाता है? तो क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील कितना है? 15% से अधिक, यानी कि ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए कौन सा मृदा सुधारक काम में लिया जाता है? पहली बात तो करेंगे अपन, मृदा सुधारक क्या होता है? ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि मृदा की संरचना को सही करते हैं, मृदा संरचना को इम्प्रूव करते हैं, उनको कहा जाता है मृदा सुधारक, सॉइल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। तो चूने का उपयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं के लिए, जिप्सम का उपयोग किया जाता है क्षारीय मृदाओं के लिए, और लवणीय मृदाओं के लिए, लवणीय मृदाओं के लिए उपयोग में ली जाती है यांत्रिक और भौतिक विधियां। इनका सुधार यांत्रिक विधियों के द्वारा किया जाता है। चूने का जो सूत्र है वो है CaO, बिना बुझा हुआ चूने का, CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने का। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का सबसे पहली बार उपयोग किया था 1942 में
JW लेदर ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसको सबसे पहली बार लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए उपयोग में लिया गया था। सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला मृदा सुधारक कौन सा है? तो वो भी है जिप्सम। जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर तत्व पाया जाता है। सल्फर की मात्रा होती है इसमें 23.7%। विशेष ध्यान रखना है, कैल्शियम में सल्फर की मात्रा होती है 23.7% और कैल्शियम की मात्रा होती है 18%। राजस्थान में जो सीकर जिला है वहां पर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा जो उदयपुर है, उदयपुर में भी जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, जिप्सम सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र धारण क्षमता। क्षेत्र धारण क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी सिंचाई के कितने घंटे बाद की जाती है? यानी कि फील्ड कैपेसिटी का जो मेजरमेंट है वो सिंचाई करने के कितने घंटे बाद में किया जाता है? 12 से 24 घंटे, 24 से 48, 48 से 42, 42 से 96। तो इसका सही आंसर है 72 घंटे बाद में। कितने समय बाद में करनी चाहिए? सिंचाई करने के 72 घंटे बाद में इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का कण घनत्व कितना होता है? मृदा का कण घनत्व कितना होता है? जो मृदा घनत्व है ये दो प्रकार का होता है। मृदा घनत्व दो प्रकार का होता है, एक है स्थूल घनत्व और दूसरा है कण घनत्व। बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी। स्थूल घनत्व होता है 2.65, जबकि कण घनत्व होता है 1.33। तो कण घनत्व कितना है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आंसर है रंग के गहरे व हल्के होने की जो कंडीशन है इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो मृदा रंग है इसका मापन किया जाता है किसके द्वारा? मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा। मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा। इसके अंतर्गत 3 घटक होते हैं। एक होता है जिसको कह रहे हैं ह्यू, दूसरा होता है जिसको कह रहे हैं वैल्यू और तीसरा होता है उसका नाम है क्रोमा। ह्यू के द्वारा क्या इंडिकेट किया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ कलर, स्ट्रेंथ ऑफ कलर। वैल्यू के द्वारा डार्कनेस और लाइटनेस, डार्कनेस और लाइटनेस। यदि 0 है तो वो डार्कनेस है और 10 है वैल्यू तो वो लाइटनेस, यानी ये ब्लैक है और ये वाइट है। क्रोमा ये बताता है प्योरिटी ऑफ कलर को, प्योरिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? मृदा के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 79, 0.25, 20.9। यहाँ विशेष ध्यान रखना है मृदा के अंदर, तो मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है 20.6, 20.9 यानी कि 21% किसमें है? वायुमंडल में। 0.25 क्या है? यह है CO2 की मात्रा और यह है नाइट्रोजन की मात्रा। तो मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 20.6 जबकि वायुमंडल के अंदर है 20.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्द्रता ग्राही गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब में कितना होता है? आर्द्रता ग्राही गुणांक का वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो आर्द्रता ग्राही गुणांक का होता है -31। -15 किसका है? -15 है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का। -60 किसका है? ये है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का। -1/3 किसका है? ये है फील्ड कैपेसिटी सेक्टर क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा में जल किस बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहता है? ऐसे कौन से बल काम करता है जिसके कारण जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी मर्दा में ही रुका हुआ रहता है? ससंजन बल, आसंजन बल, उपरोक्त दोनों या सी? तो यहाँ है ससंजन और आसंजन यानी कि उपरोक्त दोनों। ससंजन मीन्स क्या है? समान अणुओं के मध्य जो बल कार्यरत होता है उसको करें ससंजन। आसंजन असमान अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है उसको करें आसंजन। यहाँ क्या होता है? ससंजन बल के द्वारा समान अणु यानी जल के जो अणु हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। इसके साथ में जो मर्दा कण होते हैं उनके साथ में भी ये जल के अणु बंधे हुए रहते हैं, वो होता है आसंजन। यानी जल के अणु के मध्य लग रहा है वो है ससंजन, मर्दा कण और जल के मध्य लग रहा है वो है आसंजन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा के द्वारा पौधों को तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? मर्दा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, मर्दा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी, उपरोक्त दोनों या उत्पादन प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है वह है मर्दा उर्वरता। मर्दा उत्पादकता क्या होती है? पर हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता, प्रति हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता वो कहलाती है मर्दा उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा के किस संस्तर में मर्दा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? ऐसा कौन सा संस्तर है जिसमें मर्दा निर्माण की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है? ओ संस्तर, ए संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी संस्तर। जब भी कटाव लगाया जाता है तब ओ, ए, बी, सी, आर ये ऐसी सीक्वेंस देखी होगी आपने। ओ है ऑर्गेनिक हॉरिजन, ए है मिनरल हॉरिजन, बी है इलुवियल हॉरिजन, इस सी हॉरिजन में मिलती है रॉक्स और चट्टानों के लगातार टूटने से, अपक्षय होने से मर्दा का निर्माण लगातार चलता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या करनाल हरियाणा में? तो इसका जो सही आंसर है वह है हैदराबाद। क्रीडा का पूरा नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका मुख्यालय है हैदराबाद। नेक्स्ट है, ये एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है? आईसीआर का हेडक्वार्टर है, आईआरआई का हेडक्वार्टर है। जो नींबू वर्गीय का जो संस्थान है वो कहाँ है? नागपुर में। और जो भैंस का है वो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंतर्गत। कृषिगत मृदा का सीएन रेशियो कितना होता है? कृषिगत मृदा का सीएन रेशियो कितना होता है? सीएन रेशियो का मीन्स क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों का अनुपात कितना है उसको कहा जाता है सीएन रेशियो। जो कृषिगत मृदा है इसका होता है 8 से लेके 15
अनुपात 1, ये तो इसकी वैल्यू होती है। इसका एवरेज जो अनुपात होता है वो है 10:1। तो 6:1, 10:1, 20:1, तो ये है इसका सही आंसर 10:1। यदि पौधों की बात करूं, जो दलहनी पौधे होते हैं इनका कितना होता है 20:1। 30:1 किसका होता है गोबर की खाद का। गोबर की खाद का कितना है 30:1। 5 से 8:1 किसका है सूक्ष्म जीवों का। CN रेशियो ध्यान रखना है। सामान्य मृदा या कृषिगत मृदा का कितना होता है 8 से 15:1। एवरेज होता है इसका 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल उर्वरक कौन है। एकल उर्वरक कौन है। एकल उर्वरक सिंपल फर्टिलाइजर, या इसको कह सकते हैं साधारण उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनमें से एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जा रहा है तो उस उर्वरक को कहा जाता है एकल उर्वरक, सिंपल उर्वरक कहा जाता है। तो यहाँ बात करें अपन SSP। SSP का मीन्स सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये भारत का पहला निर्मित उर्वरक है। भारत का प्रथम निर्मित उर्वरक, यानी भारत में पहला जो उर्वरक बना था वो बना था SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये एक फॉस्फोरस उर्वरक की श्रेणी में आता है। ये जल के अंदर घुलनशील होता है और मुख्य रूप से इस तत्व में 3 तत्व मिलते हैं। फास्फोरस इसमें होता है 16%। फास्फोरस होता है इसमें 16%। कैल्शियम होता है इसमें 18 से 20% और सल्फर भी होता है इसमें, वो होता है 12 से 14%। तीनों वैल्यू ध्यान रखनी है। फास्फोरस 16%, कैल्शियम 18 से 20% और सल्फर होता है 12 से 14%। नेक्स्ट, जल द्वारा मृदा क्षरण में सबसे अधिक नुकसान किसका होता है। यानी जो जल क्षरण है इसमें सर्वाधिक नुकसान कौन सी अवस्थाओं से होता है। जल क्षरण की जो प्रथम अवस्था है वह है स्प्लश इरोजन, बौछार क्षरण। दूसरी अवस्था वो है सीट इरोजन, परत क्षरण। तीसरी अवस्था है रिल क्षरण। चौथी अवस्था है स्लिप क्षरण या गली इरोजन। इसके द्वारा क्या होता है कणों का बिखराव होता है। कणों का बिखराव, इसके कारण क्या होता है उपजाऊ परत का कटाव होता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है परत क्षरण के द्वारा। इसके बाद में रिले के अंदर क्या होती है नालिकाओं का निर्माण होता है जो कि उपकरण चलाने पे वापस ठीक हो जाते हैं। और सबसे जो भयंकर अवस्था है वो है गली इरोजन, यानी इसमें गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। जब ढलान बढ़ता जाता है तब जो रिल का फॉर्मेशन हुआ था वो वापस ठीक नहीं हो पाती है और गहरी खाइयों का रूप धारण कर लेती है, तो उसको कहा जाता है गली इरोजन। इसी के कारण जो संरचना है वो सबसे ज्यादा खराब होती है। उपजाऊ भूमि का जो कटाव है वो हो रहा है परत क्षरण के द्वारा। और ये जो क्षरण होता है ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। आंखों से दिखाई नहीं देता है ये क्षरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा द्वारा सरण का प्रारंभिक रूप क्या है? वायु के द्वारा जो मर्दा का कटाव हो रहा है वो 3 रूपों में होता है। पहला है निलंबन, जिसको कहा जा रहा है सस्पेंशन। दूसरा है उच्छलन, साल्टेशन। और तीसरा है सतह सर्पण, सरफेस क्रिप। सरफेस क्रिप। निलंबन यानी ऐसे मर्दा कण जिनका डायमीटर व्यास 0 से 0.5 mm के मध्य होता है, 0.5 mm से कम होता है। उनका जो बिखराव हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है? निलंबन अवस्था में। उच्चलन 0.2 से 0.5 mm के मध्य हो रहा है, यानी कि जो कण 0.2 से 0.5 mm के आकार के होते हैं वो हवा के कारण अपने स्थानों से उछलते हुए अगली जगह चले जाते हैं, जिसको करें उच्छलन। और सर्वाधिक नुकसानदायक जो अवस्था है वो कौन सी है? वो है उच्छलन। इसके द्वारा जितना वायु के द्वारा कटाव हो रहा है उसका लगभग 50 से लेके और 75% किसके द्वारा हो पा रहा है? उच्छलन के द्वारा। सतह सर्पण ऐसे मर्दा कण जिनका आकार 0.5 mm से अधिक होता है, वो सतह से रगड़ते हुए, धरातल से रगड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जिसको करें सतह सर्पण कहा जा रहा है। और जिनका आकार 0.5 यानी 0.2 से कम है, उनका जो बहाव है वो हवा में लटकते हुए हो रहा है, जिसको करें निलंबन। सर्वाधिक हो रहा है उच्छलन के द्वारा, तो इसका सही आंसर है निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा कोलाइड कणों का आकार कितना होता है? 0.001 mm से अधिक, 0.001 mm से कम, या 0.002 mm से अधिक या कम? तो इसका सही आंसर है 0.001 mm से कम जो कण हैं वो कहला रहे हैं मर्दा कोलाइड्स। मर्दा कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मर्दा कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कोलाइड्स के अंदर आता है ह्यूमस, और अकार्बनिक के अंदर आते हैं सिलिकेट कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा मर्दा सरण कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? वायु के द्वारा मर्दा का कटाव सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो रेगिस्तान है वो कहाँ है? राजस्थान में। तो वायु के द्वारा सर्वाधिक सरण कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। पश्चिम बंगाल में होता है जल के द्वारा। पश्चिम बंगाल में हो रहा है जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस, सेल, चट्टान। तो वो है ह्यूमस। ये गहरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव नाइट्राइट से नाइट्रेट में रूपांतरण में शामिल होते हैं। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है? जो अमोनिया है ये पहले कन्वर्ट होता है किसमें? नाइट्राइट NO2- में, और NO2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO3
माइनस में, यानी नाइट्रेट, इसको कह रहे हैं नाइट्रेट और इसको कह रहे हैं नाइट्राइट। यहां आता है नाइट्रोसोमोनास, यहां कौन सा काम में आ रहा है, नाइट्रोसोमोनास, और यहां कौन सा काम में आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। यहां कौन सा पूछा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन बदल रहा है, तो नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम रूप से इसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी मुरझान बिंदु के संकेत के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, संकेत यानी इंडिकेटर प्लांट। जब स्थायी मुरझान बिंदु की अवस्था आएगी तो ऐसा कौन सा पौधा है जो इसका संकेत दे देगा, इसकी सूचना दे देगा, कुसुम यानी साफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, गेंदे का फूल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सूरजमुखी, सनफ्लावर, सनफ्लावर। दूसरा, ये और किसका इंडिकेटर है, बोरोन तत्व की कमी होती है तो उसके लक्षण भी सबसे पहले कहां प्रकट होते हैं, सूरजमुखी के पौधे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनसेल रंग चार्ट में 10 किसको दर्शाता है। अभी बताया था मैंने